तुलनात्मक राजनीति का विकास, कि तुलनात्मक राजनीति कब से प्रभुत्व में आई, इसका अध्ययन का प्रश्न कब से बढ़ा और इसके अध्ययन की क्या क्या उपयोगिता है, इस संबंध में अपन आज अध्ययन करेंगे कि हमें तुलनात्मक राजनीति का क्या अपन बोल सकते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। क्या बोल सकते हैं कि सरकारों के तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना कि अरस्तु का दर्शन, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल देने की प्रवृत्ति क्या है, नवीन है। और ये विचार किसने लिखा है, J.K. रॉबर्ट्स ने ये विचार लिखा है। वो क्या बोल रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति की जो पर्टिकुलर विचार अभी आया है वो कोई भी इतना नया नहीं है, मतलब क्या ये विचार क्या बहुत ही पुराना है और क्या आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, इसको एक नवीन अध्ययन के रूप में अपनाने पर बल दिया जा रहा है। जैसे बोल सकते हैं अपन कई तो विचारक क्या बोलते हैं कि 19वीं किसके लिए क्या बोलते हैं, 19वीं शताब्दी के बाद से क्या हुआ है, तुलनात्मक राजनीति का प्रचलन अधिक बढ़ा है। कोई बोलता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की क्या हुई, प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। और एक अगर यहाँ पे अध्ययन करते हैं किसका, अपने जो विचारक हैं प्लेटो और अरस्तु का जो अध्ययन करते हैं तो अपन देखते थे अरे अरस्तु क्या बोल रहा है, अरस्तु ने पहले ही 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। कब की बात है, बहुत पुरानी प्राचीन बात प्रश्न हो सकता है कि अरस्तु ने क्या किया था, अरस्तु ने बहुत पहले से, मतलब क्या आ रहा है तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत पहले से हमें तुलनात्मक राजनीति के विकास की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। कब से, जब से अरस्तु के समय की बात यदि हम करें तब हमें से साक्ष्य मिलते हैं कि अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है। तुलनात्मक विश्लेषण की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितना कि अरस्तु का चिंतन। मैंने पहले बात की थी कि क्या है, अरस्तु के समय से क्या हो रहा है, तुलनात्मक राजनीतिक परंपरा का बहुत ही बढ़ती चली जा रही है। तब क्या बोल रहा है, उतना ही पुराना है जितना कि अरस्तु का चिंतन। यदि इसमें कुछ नयापन है तो वह है तुलनात्मक विश्लेषण, कि हम पर्टिकुलर राजनीतिक व्यवस्था लेके हम उसका पर्टिकुलर कैसे इसका विश्लेषण कर रहे हैं के स्थान पर क्या आ गया है, अब तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा है। यानी क्या, तुलनात्मक राजनीति क्या, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन पर और अधिक बल दिया जाने लगा है। हेनरी एक्सन के शब्दों में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का अतीत क्या है, लंबा और गौरवपूर्ण हमें देखने को मिलता है। ये सच है कि जब से राजनीतिक व्यवहार एवं राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास प्रारंभ हुआ है तभी से तुलनात्मक अध्ययन किए जाते रहे हैं। कब से, जब से कि राजनीतिक व्यवहारों और राजनीति के अध्ययन का प्रयास प्रारंभ किया गया है तभी से क्या हो रहा है, तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जा रहा है। किंतु इस प्रकार के अध्ययन के प्रथम प्रयास में मूलतः सरकार के औपचारिक एवं संरचनात्मक पक्षों को ही अध्ययन केंद्रित रहा है। मतलब क्या करना, हमें सरकार की औपचारिकता और उसकी संरचना किस प्रकार से, उसके अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा है। और बोल सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य से राजनीति शास्त्रियों ने पश्चिमी विश्व के समान सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रों को अपने व्यवस्थाओं में उपलब्ध समानताओं एवं विषमताओं की जानकारी हेतु तथा परंपराओं, नेतृत्व, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का विभिन्न राष्ट्रों की अपनी परिस्थितियों के कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी के लिए तुलनात्मक अध्ययन की अनिवार्यता स्पष्ट प्रकट होने लगी। फलस्वरूप अरस्तु की परंपरागत पद्धति को अस्वीकार करते हुए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने अध्ययन की विभिन्न पद्धतियां खोजना एवं सिद्धांत के निर्माण के लिए विभिन्न अध्ययन विज्ञानों से शब्दावली के आधार देने का प्रयास किया है। अब क्या हुआ, पहले जब अध्ययन था किसका अध्ययन था, केवल संवैधानिक रूप से उसका अध्ययन किया जाता था।
अब वर्तमान परिवेश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था में हमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, तब क्या हुआ 19वीं शताब्दी के बाद से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो परंपरा है, जो नवीन पद्धतियाँ हैं और नवीन पद्धति को लेकर सिद्धांत निर्माण की प्रवृत्ति है, उस पर अधिक बल दिया जाने लगा है। जे.के. रॉबर्ट्स ने तुलनात्मक राजनीति विकास के ऐतिहासिक विकास को मोटे तौर पर 3 कालों में विभाजित किया है। फर्स्ट है अपरिष्कृत, सेकंड है परिष्कृत और तीसरा है प्रगामी रूप से परिष्कृत। ठीक, हम अपने अध्ययन की सुविधाओं के लिए तुलनात्मक राजनीति के विकास को 3 चरणों में इसका विभाजन कर सकते हैं कि वो 3 चरण कौन से, इसमें बोल सकते हैं कि अपन तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ है। पहला है द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास, दूसरा है तुलनात्मक राजनीति में युद्धोत्तर विकास, तीसरा है तुलनात्मक राजनीति के विकास का वर्तमान चरण, जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, द्वितीय महायुद्ध तक। फर्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, द्वितीय महायुद्ध तक तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे होता है ना। अब इसके जो प्रमुख समर्थक थे, वो समर्थक कौन है रहे हैं, अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड प्राइस, डी टॉकेल, है ना, वेबर आदि के योगदान का तुलनात्मक राजनीति के विकास के इन चरण में लिया जा सकता है। तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन के प्रथम प्रयास के अभ्यास हेतु अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में मिलता है। अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उसने प्रत्येक काल की राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करने के उपरांत निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ही राज्य के सिद्धांत का निरूपण किया। अरस्तु के राजनीति शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में स्थान प्रदान किया गया। उसने आगमात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति का यथार्थ रूप में निरीक्षण और अध्ययन किया जाता है तथा वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अरस्तु लिखता है कि सतर्कता, पर्यवेक्षण, परीक्षण, निरीक्षण, विश्लेषण और तुलना द्वारा वस्तुओं की आंतरिक वास्तविकता को जाना जा सकता है। और क्या है, उद्घटित तथ्यों से सामान्य सिद्धांत निकाले जा सकते हैं। उसने विभिन्न राज्यों का विश्लेषण करते हुए उनकी समस्याओं, स्वरूपों का अध्ययन किया और उसके पतन के कारण ढूंढे, क्रांतियों का पता लगाया, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक नीतियों का तुलनात्मक भेद मालूम किया, समाज एवं राज्यों के बीच संबंधों का निरूपण किया, भारी संख्या में संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और ये सब कुछ करने के बाद राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया ये सब कुछ? अरस्तु ने। अरस्तु की ख्याति का मुख्य कारण यह है कि उसने राजनीतिक घटनाचक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया और भूतकाल के संचित अनुभवों तथा बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। मतलब क्या है, इसका मुख्य जो प्रतिपादक जो माने गए हैं वो पहले कौन माने जा रहे हैं? अपने अरस्तु। अरस्तु क्या बोल रहे हैं कि तुलनात्मक राजनीति का प्रचलन क्या शुरू से ही चला आ रहा है, ठीक है ना। जैसे अरस्तु ने खुद ने किया 158 संविधानों का अध्ययन किया था, उस समय से ये चीज चली हुई आ रही है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत राजनीतिक संरचना और राजनीतिक जो संरचना बनी हुई है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनको लेकर के उनका गहन रूप से अध्ययन, तुलना, विश्लेषण और नवीन विचारों की खोज प्लस नवीन सिद्धांत निर्माण के विचारों की खोज पर अधिक बल दिया जा रहा है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। मैकियावेली का युग बुद्धि जागरण का युग था। बुद्धि जागरण के इस युग में मनुष्य को ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड माने जाने लगा। मैकियावेली ने राजकला और शासन कला के अध्ययन पर जोर दिया, ठीक है ना।
मैकियावेली का नेतृत्व विश्लेषण उनके प्राचीन तत्कालीन उदाहरणों पर आधारित है। राजनीतिक व्यवहार, शासन कला आदि के बारे में उसने बहुत ही कन्वेंशनल प्रश्न उठाए हैं। एक शासक किस प्रकार सफल हो सकता है, ठीक है ना, शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसे कैसे कायम रखा जा सकता है, उसका विस्तार कैसे किया जा सकता है। उसने नीति, न्याय आदि के अमूर्त सिद्धांतों पर आधारित तर्क पद्धति का परित्याग कर उसने राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वित किया। हमने पहले ऑथर पढ़े हैं अरस्तु, अब हम पढ़ रहे हैं मैकियावेली। मैकियावेली क्या है, अपने कहते हैं आधुनिक कारण का उसको पुनर्जागरण काल उसने रूप में अपन मान सकते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर जो शासक है वो शासक व्यवस्था कैसे स्थापित कर सकता है, कैसे शक्तियाँ बढ़ा सकता है, कैसे अपना प्रभुत्व और जमा सकता है, और कैसे अपने प्रभुत्व के अंतर्गत और नवीन जानकारी खोज वो स्थापित कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है कि अपना अरस्तु और उसके मैकियावेली के विचार जाने। आगे इस टॉपिक को लेकर कंटिन्यूस हम पढ़ेंगे। थैंक यू।